डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड फ्रेंड्स, विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर प्रवासी ना हो और विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर प्रवास के कारण लोग प्रभावित ना हुए हों। विश्व के हर कोने में प्रवास के कारण प्रभावित लोग पाए जाते हैं जिनको कुछ न कुछ कारणों से प्रवास करना पड़ा। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो से पहले हमने प्रवास के मुख्य धाराओं के बारे में अध्ययन किया था और उसमें देखा था कि प्रवास की कौन कौन सी धाराएं और प्रकार होते हैं और ये भी जाना था कि प्रवास का इतिहास क्या है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में प्रवास के क्या क्या मुख्य कारण रहे हैं और साथ साथ में ये भी देखेंगे कि भारत में प्रवास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण रहे हैं और लोगों के जीवन में प्रवास का क्या असर पड़ता है। इससे पहले जनसंख्या से संबंधित जो वीडियो मैंने दिए थे उनमें भी प्रवास के बारे में जिक्र किया गया था। उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। इसके अलावा उनके जो लिंक मैंने आई बटन पर भी दे रखे हैं, आप वहां से भी वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस प्रकरण में हम देखेंगे कि भारत में प्रवास के मुख्य कारण क्या हैं और उनके क्या प्रभाव लोगों की जिंदगी में पड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रवास के कारण और उसके प्रभाव। डियर स्टूडेंट, आज हम भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था के चैप्टर प्रवास प्रकार कारण और परिणाम में दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। आज दूसरे भाग के चर्चा के बिंदु इस प्रकार से हैं। पहला, प्रवास के घटक। दूसरा, प्रवास के कारण। तीसरा, प्रवास के परिणाम। चौथा, हॉट पॉइंट्स यानी फोकस और पांचवा, हॉट क्वेश्चन यानी टेस्टिंग सैंपल। सबसे पहले प्रवास के कारण। सामान्यतः जब व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन कर जाता है तो उस अवस्था को प्रवास कहते हैं। जिस स्थान को व्यक्ति छोड़ता है उसे बर्थ प्लेस या उद्गम स्थान कहते हैं और जिस स्थान पर व्यक्ति पहुंचता है या जाता है उसे गंतव्य या डेस्टिनेशन कहते हैं। पराया व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह प्रवास के लिए अभिप्रेरित होता है जिसके कारण वह प्रवास करता है और इन्हें ही प्रवास के घटक कहा जाता है। सबसे पहले प्रवास के घटक। प्रवास के दो प्रकार के घटक हैं, एक प्रतिकूल घटक यानी पुश फैक्टर और दूसरा अनुकूल घटक यानी पुल फैक्टर। सबसे पहले प्रतिकूल घटक यानी प्रतिकर्ष कारक या पुश फैक्टर। जब व्यक्ति इनसे प्रभावित होता है तो अपने आवास को छोड़ देता है। यदि मूल स्थान में जनसंख्या में वृद्धि हो जाए या फिर दूसरा आर्थिक संसाधनों का अभाव हो जाए या तीसरा प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण विदोहन हो जाए या उनका ह्रास हो या दैविक आपदाएं, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अकाल, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या फिर समाज में होने वाले संघर्ष हों या वर्ग भेदभाव हो या फिर व्यक्तिगत विकास की या रोजगार की कमी व विवाह समुदाय विशेष में पर्याप्त अवसरों की जब कमी होती है तो व्यक्ति अपने आवास को छोड़ देता है। दूसरा है अनुकूल घटक यानी पुल फैक्टर। ये वह कारक है जब व्यक्ति कुछ कारणों या सुविधाओं के कारण से ऐसे स्थानों की ओर आकर्षित होकर अपने स्थान को अपने उद्गम स्थान को छोड़ देता है तो उसे पुल फैक्टर कहा जाता है। इन कारकों से व्यक्ति अपने जीवन को अधिक सुखी बनाने के लिए अन्यत्र जाने को आकर्षित होता है, अतः यह अपकर्ष या पुल फैक्टर कहा जाता है। आजीविका के श्रेष्ठ अवसर, उत्तम जलवायु के स्थान, आवास व्यवस्था और उपजाऊ भूमि, सुरक्षा की भावना ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति को बसने के लिए प्रेरित करते हैं और अपनी ओर खींचते हैं। आइए प्रवास के कारणों का जिक्र करते हैं। प्रवास के चार प्रकार के कारण हैं।
पहला भौतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा सामाजिक कारण और चौथा राजनीतिक कारण। सबसे पहले भौतिक कारण। जलवायु संबंधी परिवर्तन होने पर जैसे अतिवृष्टि, बाढ़, अनावृष्टि, भूकंप, ज्वालामुखी और हिम राशियों की घटना या फिर बाढ़ का आना, मिट्टी का उपजाऊ होना, समुद्र तटों का उन्मूलन होना, बनना और बिगड़ना इसमें शामिल होता है। हमारे देश में लोग दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवास करते हैं। इसके अलावा बाढ़ या अकाल, भूकंप, सुनामी के कारण भी लोग प्रवास करते हैं। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। जब किसी स्थान पर रोजगार, कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि जैसी सुविधाएं होती हैं जो आर्थिक कारणों में शामिल होते हैं, लोग आजीविका के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। व्यापारी वर्ग व्यापार के लिए और ग्रामीण जो लोग हैं वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग अपने आर्थिक अवसरों को प्राप्त करने के लिए, अपने आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवास करते हैं। अगला है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। समाज की प्रथाएं जैसे विवाह होने पर महिला या पुरुष महिला का प्रवास, शिक्षा प्राप्त करने के लिए और धार्मिक उत्सवों या मेलों में प्रतिभाग करने के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवास करते हैं। 1947 में धार्मिक कारण से ही भारत का विभाजन हुआ, जिससे बड़ी संख्या में पाकिस्तान से हिंदू लोग भारत में आए और भारत से भारी संख्या में मुस्लिम लोगों का प्रवास पाकिस्तान के लिए हुआ। अब जिक्र करते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक सत्ता की विफलता, दंगे व असुरक्षा के कारण भी लोग प्रवास करते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर इसका उदाहरण है, जहां से राजनीतिक सत्ता की विफलता या फिर दंगों की वजह से या अशांति की वजह से, राजनीतिक अशांति की वजह से लाखों हजारों हिंदुओं ने व बांग्लादेश से मुस्लिमों ने भारी संख्या में प्रवास किया है। डियर स्टूडेंट, आइए ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि भारत में पुरुष किस वजह से अर्थात किन कारणों से प्रवास करते हैं। यदि हम कीज को ध्यान से देखें तो कीज को देखने से पता लगता है कि जहां पर ब्लैक डॉट हैं तो वो काम और रोजगार प्राप्त करने के लिए किया गया प्रवास है ग्राफ में, और जहां पर सर्कल्स हैं, जुड़े हुए सर्कल हैं, वो व्यवसाय की दृष्टि से किया गया प्रवास है, और जहां पे ब्लैक डॉट आपको नजर आते हैं ये शिक्षा की दृष्टि से, और जहां सर्कल नजर आते हैं ये विवाह की दृष्टि से किया गया प्रवास है पुरुषों के द्वारा, और जहां पे प्लस के साइन है वो पुरुषों के द्वारा जन्म के बाद किया गया प्रवास है, यानी जन्म के बाद के कारण से, और जहां पे माइनस का साइन है वह परिवार के साथ जाने के कारण किया गया प्रवास है पुरुषों के द्वारा। इसके अलावा जहां पर मल्टीप्लाई का चिन्ह यानी साइन नजर आ रहा है वो पुरुषों के द्वारा अन्य कारणों से किया गया प्रवास है। अब हम सर्कल में देखते हैं, चार्ट में, पाई चार्ट में देखते हैं कि पुरुषों के द्वारा सबसे ज्यादा जो 38% जो प्रवास है वो रोजगार या काम की दृष्टि से और काम के कारण से किया गया है। नेक्स्ट जो 25% जो प्रवास है वो परिवार के साथ जाने के कारण किया गया है, और जबकि 16 जो प्रतिशत प्रवास है वो अन्य कारण से किया गया है। जबकि जन्म के बाद या जन्म के बाद जाने के कारण से वो 10% प्रवास किया गया है, और पुरुषों के द्वारा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए जो प्रवास है वो 3% किया गया है, और 6% शिक्षा की दृष्टि से किया गया प्रवास है, और बाकी जो 2% जो प्रवास है वो व्यवसाय की दृष्टि से किया गया प्रवास है। अगली सूची में हम समझते हैं कि भारत में महिलाओं के द्वारा किन कारणों से प्रवास किया जाता है। यहाँ भी अगर हम लिस्ट को देखें तो लगभग 65% जो प्रवास है महिलाओं के द्वारा विवाह के कारण से किया जाता है, और 19% जो प्रवास है वो परिवार के साथ जाने के कारण से महिलाएं
प्रवास करती हैं और 5% जो प्रवास है वो जन्म के बाद से किया जाता है और 7% जो प्रवास है वो अन्य कारण से किया जाता है। इसके अलावा व्यवसाय और शिक्षा की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से केवल जो 3% जो प्रवास है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। 3% और 1% प्रवास जो बेहद कम है, इन कारणों से किया जाता है। डियर स्टूडेंट, हम भारत के मानचित्र में काम प्राप्त करने के लिए यानी वर्क के लिए, व्यवसाय के लिए होने वाले प्रवास को समझते हैं। भारत के ये कुछ नगर हैं जहां पर सबसे अधिक जो प्रवास है वो आर्थिक दृष्टि से किया जाता है, यानी आर्थिक कारणों से किया जाता है। यदि हम कीज को ध्यान से देखें तो जहां पर व्हाइट कलर नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर 5% प्रवास किया गया है और जहां येलो कलर है वहां पर 5 से 10% और जहां पर पिंक कलर है वहां पर 10 से 20% प्रवास हुआ है और जहां पर रेड कलर आपको नजर आ रहा है उन क्षेत्रों में 20% से भी ज्यादा प्रवास किया गया है। यदि हम मानचित्र को ध्यान से देखें, सबसे पहले उत्तर में चंडीगढ़ में 31.7% प्रवास हुआ है और दिल्ली में 32.7% है प्रवास हुआ है आर्थिक दृष्टि से। मुंबई में 33.2% प्रवास हुआ है और दमन में लगभग 52.1% प्रवास हुआ है और दादर नगर हवेली में लगभग 36.1% प्रवास हुआ है। इसके अलावा मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में प्रवास ज़्यादा देखने में आता है। 37.1% मुंबई के आसपास के शहरों में प्रवास हुआ है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में 37.2% और तवांग में 39% और कोहिमा में 32.4% और मंगकोंगचू में लगभग 31.3% प्रवास देखने में आता है। इस प्रकार से आंकड़ों को देखने से पता लगता है कि भारत के मुख्य मुख्य नगरों में और शहरों में लोग भारी संख्या में आर्थिक दृष्टि से काम प्राप्त करने के लिए, अपने आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए प्रवास करते हैं का जिक्र करते हैं। प्रायः प्रवास बेहतर सुविधाओं के लिए होता है, किंतु अनेक ऐसे परिणाम होते हैं जिन्हें अच्छे और बुरे दोनों रूपों में देखा जा सकता है। प्रवास के 5 प्रकार के प्रभाव होते हैं। पहला आर्थिक प्रभाव, दूसरा सामाजिक प्रभाव, तीसरा जननांकिकीय प्रभाव, चौथा पर्यावरणीय प्रभाव और पांचवा अन्य प्रभाव। सबसे पहले आर्थिक प्रभाव। थॉमस के अनुसार प्रवास या स्थान परिवर्तन करने वाले लोग प्रायः बलिष्ठ व नौजवान होते हैं। बाल, वृद्ध, दुर्बल पीछे रह जाते हैं। नौजवान जिस देश में पहुंचते हैं उसे वे शक्तिशाली बना देते हैं और उसका आर्थिक विकास करते हैं, जबकि बच्चे, वृद्ध, महिलाएं दुर्बल, कार्य क्षमता कम होने की वजह से देश में ही रह जाते हैं और देश के आर्थिक विकास में भी योगदान नहीं दे पाते हैं, जिससे ऐसा देश पिछड़ जाता है। भारत में प्रवास के कारण से ही पंजाब, केरल, तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से राशि आती है और जिनका प्रयोग यहाँ के लोग भोजन, ऋणों की अदायगी, उपचार, विवाह, शिक्षा आदि में करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लिए ऐसी प्राप्त की गई जो अंतर्राष्ट्रीय राशियां रक्त का काम करती हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्रवास के कारण ही कृषि का तेजी से विकास हुआ है। अब जिक्र करते हैं सामाजिक प्रभाव का। प्रवासियों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है। प्रवासी बहुसंख्यक तथा शक्तिशाली होते हैं और देशवासी शक्तिहीन हों तो देश की संस्कृति नष्ट हो जाती है। भारत पर अंग्रेजी छाप स्पष्ट है। इसके विपरीत यदि निवासी शक्तिशाली हों तो प्रवासी
उसी देश के निवासी की संस्कृति को अपना लेते हैं। इसी प्रकार से संस्कृतियों के मिश्रण में प्रवास का योगदान होता है। भारतीयों के द्वारा विदेशों में संस्कृति अपनाना इसका उदाहरण है। प्रवास के नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। सामाजिक निर्वात, खिन्नता की भावना भरने से व्यक्ति अपराध और औषध दुरुपयोग की ओर प्रेरित होता है, क्योंकि प्रवासी व्यक्तियों को या फिर रिक्त स्थान में या उद्गम स्थान में निर्वात होने के कारण व्यक्ति में खिन्नता आती है। प्रवास के जनन की प्रभाव का जिक्र करते हैं। प्रवास से जनसंख्या वितरण पर प्रभाव पड़ता है। जहां से लोग प्रवास करके जाते हैं वहां जनसंख्या कम हो जाती है, जबकि गंतव्य में जनसंख्या बढ़ जाती है। प्रवास से ग्रामीण क्षेत्रों से युवा कुशल दक्ष लोग नगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, जिससे उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान में आयु संरचना व लिंग अनुपात दोनों बदल जाते हैं। उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ऐसा उदाहरण मिलता है। आइए पर्यावरणीय प्रभाव का जिक्र करते हैं। प्रवास के गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं। नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले प्रवास से आवास समस्या होती है। इसके अलावा नगरीय बस्तियों के अनियोजित विकास के कारण गंदी बस्ती का जन्म होता है। गंदगी, बीमारी, संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है, अपराध बढ़ जाते हैं और पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं। भौम जल स्तर की गिरावट हो जाती है। वायु प्रदूषण, वाहित मल के निपटान और ठोस कचरे के प्रबंधन की भी समस्याएं होती हैं। आइए अन्य प्रवास के प्रभावों का जिक्र करते हैं। प्रवास स्त्रियों के जीवन को प्रत्यक्ष डायरेक्ट और परोक्ष इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष प्रवास से स्त्रियां और बच्चे पीछे छूट जाते हैं, जिनसे उन पर शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। शिक्षा व रोजगार के लिए स्त्री प्रवास उनकी स्वायत्तता और अर्थव्यवस्था में भूमिका बढ़ा देता है, पर उनकी सुबेदता भी वल्नरेबिलिटी भी इससे बढ़ जाती है। यद्यपि रेमिटेंसेस यानी प्रवास का लाभ है, परंतु प्रवास से कुशल लोगों का देश में ह्रास होता है और औद्योगिक विकसित राष्ट्र गरीब देशों से कुशल लोगों को प्रवेश देते हैं, जिनके कारण उनका विकास होता है। लेकिन गरीब देश में कुशल और दक्ष लोगों की कमी की वजह से उनके विकास को विराम लग जाता है। आइए अब हम हॉट पॉइंट्स का जिक्र करते हैं। पहला हॉट पॉइंट जनसंख्या वृद्धि, दैविक आपदाएं, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, बाढ़, भूकंप, गरीबी, रोजगार, विवाह प्रवास के प्रतिकर्ष यानी प्रतिकूल घटक हैं। दूसरा उत्तम जलवायु, श्रेष्ठ अवसर, सुरक्षा प्रवास के अनुकूल घटक हैं यानी अपकर्ष कारक हैं। तीसरा भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, अतिवृष्टि, मिट्टी का उपजाऊपन आदि प्रवास के भौतिक कारक हैं। चौथा रोजगार, कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार प्रवास के आर्थिक कारक हैं। पांचवा विवाह, शिक्षा, धार्मिक उत्सव प्रवास का सामाजिक कारक है। छठा दंगा, राजनीतिक सत्ता की विफलता, सुरक्षा की भावना प्रवास के राजनीतिक कारक हैं। सातवां शक्तिशाली नौजवान ज्यादा प्रवास करते हैं और गंतव्य का आर्थिक विकास करते हैं। आठवां प्रवास संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं। प्रवास निर्वात व खिन्नता को भी बढ़ावा देते हैं। नौवां प्रवास आयु संरचना, लिंग अनुपात व जनसंख्या संगठन बदल देता है। 10वां प्रवास नगरों में गंदगी व पर्यावरणीय समस्याओं को भी बढ़ा देते हैं। आइए हॉट क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रवास के प्रतिकूल
घटक यानी पुश फैक्टर किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, प्रवास के अनुकूल घटक पुल फैक्टर किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 3, प्रवास के कारणों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 4, प्रवास के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 5, प्रवास के अनुकूल व प्रतिकूल घटक प्रभाव डालते हैं कैसे? आई होप आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और प्रवास से संबंधित जो जिज्ञासा हैं, जो भारत से संबंधित हैं, वो आपकी पूरी हुई होंगी और आपका जो स्टडी है वो आसान हुआ होगा। डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड फ्रेंड्स, इससे पहले जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उनमें भी प्रवास से संबंधित कुछ न कुछ जिक्र किया हुआ है। इसके अलावा इन वीडियोस में मैंने हॉट पॉइंट्स और हॉट क्वेश्चन दिए गए हैं जो परीक्षा से संबंधित नितांत रूप से अनिवार्य हैं, आप उनका भी अध्ययन करें। इसके अतिरिक्त मैंने ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जियो मास्टर चमोली के नाम से चैनल बनाया हुआ है। वहां पर भी भूगोल से संबंधित मैं जानकारी समय समय पे उपलब्ध कराता रहता हूं। आप उनको भी फॉलो करें और हमारे साथ में बने रहें। तो उम्मीद है आज का वीडियो और आगे के जो वीडियो दिए गए हैं वो आपको बेहद पसंद आए होंगे और उसमें हम आगे भी सुधार करते रहेंगे और आपके अध्ययन को पूरा करते रहेंगे। तो देखते रहिए जियो मास्टर चमोली और बने रहिए हमारे साथ में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गुड बाय।